हेलो फ्रेंड्स, एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो पूर्ण रूप से उच्च शिक्षा से जुड़े उन प्रशासनिक सक्षम व्यक्तियों के लिए से जुड़ा है जिन्हें वास्तव में नई शिक्षा नीति को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ लागू करना है। हम सब जानते हैं कि इससे कोरोना महामारी की वजह से निश्चित रूप से इस नई शिक्षा नीति को लेकर के जो तैयारी हमको कर लेनी चाहिए थी, वह लाख प्रयास करने के बाद भी हम इस प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं कर पाए। इसलिए अब हमको अपने सीमित संसाधनों में, सीमित समय में इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी एक्चुअली वी हैव टू अडॉप्ट, इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू implement this new education policy, especially in the first semester of the session which is going to start from 2020 to 21। ये जो पहला सेमेस्टर है मित्रों, हमारे सामने सिर्फ यही सेमेस्टर चैलेंजिंग है। इसके बाद हमको पर्याप्त समय मिल जाएगा इसके व्यवहारिक पहलुओं को जानने, समझने, आपस में बातचीत करने, एक दूसरे के अनुभव शेयर करने आदि के माध्यम से हम लगभग सारे इश्यूज़ को क्लियर कर लेंगे। लेकिन चूँकि पहले सेमेस्टर में हमें तुरंत ही एडमिशन लेकर के प्रक्रिया शुरू करनी है, वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो ऐसे में हमारे पास बहुत सोचने समझने, बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने, बहुत सारे चाहे मानवीय हो चाहे भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने आदि का समय नहीं है, और शायद इतनी शीघ्रता से इनके लिए हमारे पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बहुत सोच समझ करके और पूरी की पूरी नई शिक्षा नीति को कैसे हमें उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करना है और कैसे हम बिना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स के, बिना किसी अतिरिक्त समस्या के प्रथम सेमेस्टर को चालू कर सकते हैं, इस उद्देश्य से आज का यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये की गई है कि बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात आपसे की जाए, उदाहरण के द्वारा, एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको वो सारी बातें क्लियर कर दी जाएं जिन्हें आपको पूरी गाइडलाइन पढ़ने के बाद धीरे धीरे समझ में आएंगी। मित्रों, ऐसी कोई भी बात हम आपको नहीं शेयर करने जा रहे हैं जिनके बारे में हम ये दावा करें कि आप ये नहीं जानते, या ये नहीं कहने जा रहे हैं कि आप ये जान नहीं सकते। हाँ, बस एक व्यवस्थित ढंग से गाइडलाइन को आपके सामने प्रस्तुत करने का यह प्रयास है, और उद्देश्य यह है कि नई शिक्षा नीति को जिस उद्देश्य, जिस भावना के साथ हमारी सरकार ने लागू किया है, उसमें हम बीइंग ए स्टेक होल्डर किस सीमा तक पॉजिटिव सहयोग कर सकते हैं, किस सीमा तक हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, वहाँ तक हमें निश्चित रूप से एफर्ट करना चाहिए। किसी भी नीति को हम बिना ईमानदारी से लागू किए, बिना उस पर काम किए, बिना उसको धरातल पर उतारे, ना उसकी अच्छाई के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना उसकी बुराई के बारे में कह सकते हैं। हाँ, हम पूरी उसकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप यदि हम शिक्षा नीति को लागू करते हैं, उसके बाद साल 2 साल में अगर हमें कोई खामी समझ में आती है, तो फिर हम आपस में विचार विमर्श करके उस खामी पर विचार करके उसे बदलने, उसे ख़त्म करने या उसमें सुधार करने की बात सोच सकते हैं। मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग तिलकधारी महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ।
आप सबका इस वीडियो में मैं स्वागत करते हुए आज का यह वीडियो विशेष रूप से समस्त प्राचार्यों के लिए, उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य प्रशासनिक अधिकारियों जैसे IQAC के कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के कस्टोडियन, नोडल नई शिक्षा नीति के नोडल अधिकारी, इसके अलावा और जो भी उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हैं, OS हैं, लाइब्रेरियन हैं, अकाउंटेंट हैं, इन सब के लिए यह वीडियो बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। Hello friends, I am not going to explain the new education policy right now, but I will focus on the ways how it can be implemented effectively. मित्रों, नई शिक्षा नीति में क्या है, वह किन किन एरियाज़ को एड्रेस करता है, उसका कंटेंट क्या है, यह सब बहुत विस्तार से आप पिछले साल 2 साल से जान रहे हैं, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत संक्षेप में हम नई शिक्षा नीति की 1-2 बातें आपसे शेयर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सीधे इसको कैसे हम उच्च शिक्षा खास करके प्रथम सेमेस्टर में लागू कर दें कि हमारी सारी व्यवस्था चालू हो जाए, उस पर यह पूरा का पूरा वीडियो फोकस्ड है। नई शिक्षा नीति ने पहले से विद्यमान 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 से रिप्लेस कर दिया। जो पहले अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के लोगों के लिए थी, उसे रिप्लेस कर दिया गया, 3 साल से 18 साल तक कर दिया गया। इस नई शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत महत्व दिया गया, अर्थात आप किसी भी फैकल्टी का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पेपर, कुछ भी लेकर के पढ़ सकते हैं। कोई वाटर टाइट टैंक जैसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप इस सीमा रेखा को पार नहीं कर सकते। आप साइंस पढ़ते हैं तो आप आर्ट्स का कोई विषय नहीं ले सकते। इसके अलावा मल्टी लेवल एंट्री और एग्ज़िट एक बहुत बड़ी सुविधा जो इसमें प्रदान की गई कि आप पढ़ाई को जब चाहें छोड़ सकते हैं और जब चाहे पुनः पढ़ाई की मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि आपके द्वारा जो क्रेडिट अर्न किया गया है वह केवल आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट में 7 साल तक ही मेंटेन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि विदिन 7 ईयर यू विल हैव टू कंप्लीट योर कोर्स। इसके बाद अगर आप इंटर करेंगे तो शायद आपको अर्न किए हुए क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया। मित्रों, दिस डिस्कशन विल कवर इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, एडमिशन प्रोसेस, टाइम टेबल, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, मेजर जिसे हम कंपलसरी कहते हैं, माइनर या इसे हम इलेक्टिव या ऑप्शनल कहते हैं, दूसरी फैकल्टी से, इसलिए कि जस्ट टू मेक द स्टडी इंटरडिसिप्लिनरी। यह भी चूँकि नई शिक्षा नीति में फोकस्ड है कि आपका अध्ययन बहुविषयक होना चाहिए, इसलिए कोई न कोई विषय आपको दूसरे संकाय से चयन करना ही पड़ेगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स, अलॉटमेंट ऑफ क्रेडिट, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, MOU with ITI, Polytechnic and other technical institutions, co-curricular subjects and vocational courses। ये सारे इश्यूज़ के बारे में हम लोग मुख्य बात सिर्फ उतना जानेंगे जिसका हम सीधे व्यवहार में जिसे हम लागू कर सकें और जिससे हम काम को शुरू कर सकें। अब मित्रों, नई शिक्षा नीति के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अनिवार्य है कि हमारे साथ हमारे सहयोगी विभिन्न समितियों के रूप में काम करें और वह समितियां क्या होंगी, उनका कार्य क्या होगा, इसके बारे में बहुत संक्षेप में हम आपको बताते हुए आगे चलते हैं। कमिटीज में एक इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेल, वास्तव में जो कैंपस इंडस्ट्री इंटरफेस की बात है कि कैसे हम कैंपस के स्टेक होल्डर्स को इंडस्ट्री से जोड़ें, इसके लिए ज़रूरी है। और इसलिए भी जो वोकेशनल कोर्स होगा, वास्तव में जो हमारा स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, जो कौशल विकास केंद्र है,
जो एक विशेष हुनर सीखने की बात है, संक्षेप में अगर कहें बहुत आसान शब्दों में, तो वह हुनर, और आगे हम लोग देखेंगे कि उसके लिए बाकायदा हमारी कमेटी ने 40 विषय अप्रूव किए हैं, जिनमें से कोई एक विषय लेकर के आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। अब वो 40 विषय तो निश्चित रूप से किसी संस्था में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सेटअप, उनका स्ट्रक्चर, उनके रिसोर्सेज अलग होते हैं। और वोकेशनल कोर्सेज़ के या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ITI हैं, पॉलीटेक्निक हैं, आप दूसरे फील्ड में चलेंगे, हेल्थ और हाइजीन में चलेंगे तो नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी में चलेंगे तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का है, हॉस्पिटैलिटी का है। इसके अलावा ऑफिस में चलेंगे तो ऑफिस का सेक्रेटरी का है, ऑफिस मैनेजमेंट का है, फाइनेंस में चलेंगे तो बैंकिंग का है, कंप्यूटर में चलेंगे तो एनालिसिस का है, डेटा फीडिंग का है। इस तरह के तमाम कोर्सेज़, तो निश्चित रूप से इन्हें पढ़ाने के लिए हम हर कॉलेज में व्यवस्था नहीं कर सकते, बल्कि इनको पढ़ाने के लिए हम अपने आसपास के उन संस्थानों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम समझौता कहते हैं, कर सकते हैं कि भाई हमारे इन छात्रों को 1 घंटे आप सप्ताह में, या जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर 3 क्रेडिट का आपको, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर वोकेशनल कोर्स एक सेमेस्टर में करना है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 45 घंटे उनको वह विषय पढ़ना है। तो 45 घंटे के लिए हमें उन संबंधित संस्थाओं से समझौता करना होगा कि आप अपने रिसोर्सेज, ज़रूरी भी है क्योंकि जब संसाधन सीमित हो तो संसाधनों का जो इंटर फैकल्टी है, इंटर इंस्टीट्यूशनल है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वास्तव में यह बेहतर मैनेजमेंट को भी एक तरह से इंगित करता है, और हमें ऐसा करना ही चाहिए। तो वह काम यह कमेटी करेगी। तो यह MOU साइन करेगी। लर्निंग मैनेजमेंट सेल एक दूसरा है। यह लर्निंग मैनेजमेंट सेल टू इंश्योर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंपस इन डिजिटल फॉर्म, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यह सेल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, प्रीलोडेड टैब्स हैं, रेगुलेटेड सुविधा केंद्र हैं लाइक कैंटीन ऑन PPP मॉडल। ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यह एक तरह से पूरा कैंपस का डिजिटलाइजेशन इंश्योर करेगा। और वह लाइब्रेरी को, इसके अलावा वह एक सुविधा केंद्र PPP मॉडल पर कैंपस में, जैसे कैंटीन चलती है, एक रेगुलेटेड रेट होता है कैंटीन का, उसी तरह से किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे करके उसे अपने इंस्टीट्यूशन का हम प्लेस दे सकते हैं, बाकी संसाधन वो अपने लगाएगा, लेकिन हमारे बच्चों को जो सुविधाएं वह उपलब्ध कराएगा उसका रेट रेगुलेटेड रहे। तो एक ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में है। टीचर री स्किलिंग सेल टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, एक री स्किलिंग सेल की ज़रूरत है या बनाए जाने की ज़रूरत है, जो अध्यापकों को जो नए नए डेवलपमेंट्स हैं, जैसे नई शिक्षा नीति की ही जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नई स्ट्रेटजी है, जो नई पेडागॉजी है, उसकी जानकारी देने के लिए हम रिफ्रेशर कोर्सेज़ का, ट्रेनिंग कोर्सेज़ का, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ का, सेमिनार्स का आयोजन करें और उन्हें ट्रेंड करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, एक ऐसे सेल की ज़रूरत है जो क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को इंश्योर करने के लिए छात्रों में या अध्यापकों में रिसर्च के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए काम करे, या उन्हें बेहतर क्वालिटी का रिसर्च करने में मदद प्रदान करे। इसके लिए वह टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर इन प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट टू प्रमोट इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एक्टिविटीज़। तो एक ऐसा सेटअप बनाए कि विभिन्न विभागों के लोग आपस में मिलजुल करके, या विभिन्न संस्थाओं के लोग आपस में मिलजुल करके एक रिसर्च का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और बेहतर क्वालिटी का रिसर्च प्रोड्यूस करें। यह वास्तव में टीम वर्क को प्रमोट करने वाली बात है। कहते हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानता है। तो अगर एक आदमी सब कुछ करना चाहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सब लोग मिल करके अगर करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि सहयोग की भावना, आपसी सहयोग की भावना, सद्भाव की भावना, भाईचारे की भावना, ये सब आपस में डेवलप करके और हम स्किल शेयरिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी संपन्न कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान IDP सेल टू इंश्योर रजिस्ट्रेशन विथ इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल एंड टू इंश्योर पार्टिसिपेशन इन अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट्स। वास्तव में ये सब रैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेट करना होता है। नॉर्मल कोर्स में तमाम महाविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो एक ऐसा प्लान डेवलपमेंट सेल होना चाहिए जो इन इंस्टीट्यूशंस में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उनकी रैंकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसलिए पार्टिसिपेट करें कि हमको नंबर 1 की रैंक मिले। हम पार्टिसिपेट इसलिए भी करते हैं कि हम यह तो जान सकें कि हम कहाँ कहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में दिक्कत है, किस किस कारण से हम रैंक नहीं पा रहे हैं। हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव, हमको वास्तव में सुधार कहाँ करना है। ये हम तभी जान पाएंगे जब हम सिस्टम में शामिल होंगे, जब हम प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कहते हैं कि जब हम हारते हैं तो वास्तव में हारते नहीं हैं बल्कि हम कुछ सीखते हैं। तो वह सुनिश्चित करने के लिए एक इस तरह के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान सेल की आवश्यकता है। एक्टिविटी क्लब टू प्रिपेयर एनुअल कैलेंडर, एडॉप्शन ऑफ विलेज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस and conservation drive to prepare green audit report of the institution, recycle papers, rainwater harvesting, renewable energy, vermicomposting, water conservation, etc. Arrangement of transport vehicle for excursion of the students। जो एक्टिविटी क्लब है वास्तव में यह जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, संस्था के लिए उपयोगी हैं और इन्हें संस्थाओं में किया जाना चाहिए, उसको स्पेयर टाइम्स में संपन्न करने हेतु विभिन्न कार्यों को कोऑर्डिनेट करने हेतु एक एक्टिविटी क्लब की आवश्यकता है जो कैंपस को एक तरह से इको फ्रेंडली बना सके, वो स्टूडेंट फ्रेंडली बना सके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सके, कैंपस को सोसाइटी फ्रेंडली बना सके, ग्रीनरी को मेंटेन कर सके, ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सके, कैंपस को कुल मिला करके आप यूँ कह लें कि एक बहुत ही पवित्र स्थल में परिवर्तित कर सके। इसके अलावा इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट्स का एक सेल होना चाहिए जो वर्क अपॉन रीजनल लैंग्वेजेज एंड कल्चर। एक ऐसी भी कमेटी की ज़रूरत है जो जहाँ हमारा संस्थान है उसके आसपास जो एक विशेष तरह की कल्चर विद्यमान रहती है या एक विशेष तरह की जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस लोकल लैंग्वेज को इनरिच करने के लिए या उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए या डिफरेंट कल्चर्स का एक कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके एक दूसरे की कल्चर को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए या एक दूसरी लैंग्वेज का आपस में उसकी इंटरलिंकिंग कैसे हो सकती है, कैसे किसी लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सुनिश्चित करने के लिए एक इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट्स सेल का बनाया जाना जरूरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल, यह एक ऐसी सेल की ज़रूरत होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है, उनको एडमिशन की प्रक्रिया में सहयोग करना, उनको उनके वीज़ा और पासपोर्ट में उनकी मदद करना, उनके आने की सूचना प्रेषित करना, उनको यहाँ रिसीव करना, उनके लिए हॉस्टल का अरेंजमेंट करना, उनकी लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनके लिए मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट, ट्रैवल कार्ड, जो भी सुविधाएं महाविद्यालय उपलब्ध कराता है या उनके यहाँ निवास को कैसे बेहतर और आसान बना सकता है, उसके लिए एक कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है और वह कमेटी उन छात्रों के सीधे संपर्क में रहे, किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी के लिए वो छात्र उनसे संपर्क कर सके। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय की साख मजबूत होती है और बाहर से विद्यार्थी आपके संस्थान में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। सेल फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स एंड सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, वास्तव में जो वर्जित समूह है,
जो किसी न किसी कारण से समाज की मेन धारा में शामिल नहीं है, उसको विशेष रूप से मदद प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसका अधिकार प्रदान करने के लिए। जब आप किसी को मदद देने की बात करते हैं तो वो बेचारा हो जाता है, दया का पात्र हो जाता है। ऐसा नहीं है, कोई अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसको उसके अनुरूप उसका अधिकार मिलना चाहिए। वो दया नहीं है, उसका हक है। और इसको इंश्योर करने के लिए एक सेल का होना बहुत ज़रूरी है। मेंटरिंग एंड काउंसलिंग सेल टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये वास्तव में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है, या किसी कारण से अगर विद्यार्थी में कोई उदासी है, निराशा है, उसका अप्रोच नेगेटिव हो गया है, वह उसका उत्साह खत्म हो रहा है, तो उसकी काउंसलिंग करके मेंटरिंग के द्वारा उसे समझा बुझा करके सही ट्रैक पर ले आना, उसे क्रिएटिव बनाना, प्रोडक्टिव बनाना, वास्तव में यह एक सेल की जिम्मेदारी है। और उसके लिए मेंटरिंग और काउंसलिंग सेल का बनाया जाना अनिवार्य है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी आप जान लीजिए। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स प्रपोज्ड बाय यूजीसी and ABC, Academic Bank of Credit for University and Colleges of UP। वास्तव में ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हर विद्यार्थी की क्रेडिट कहाँ सुरक्षित रहे। और यह भी है कि वह 1 साल पढ़ करके 2 साल नहीं पढ़ेगा तो 2 साल तक उसकी क्रेडिट कैसे सुरक्षित रहेगी। जब वो तीसरे साल आए तो उसकी क्रेडिट उसको वापस कर दी जाए और वह आगे की क्रेडिट अर्न करके अपना कोर्स पूरा कर सके। इन सब के पूरे मैनेजमेंट के लिए वास्तव में एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना की गई। यूजीसी ने जिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की, उसमें उन्होंने ये शर्त लगा दी कि उसमें केवल उन्हीं संस्थाओं का पंजीकरण होगा जिनकी रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग और टाइम हायर एजुकेशन की रैंकिंग में, कि टाइम्स की रैंकिंग में जो 1000 के अंदर होंगे, या नैक की रैंकिंग में जिनको A ग्रेड मिला होगा, या NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जिनका स्थान 100 के अंदर होगा। अब सवाल यह है कि इस तरह की रैंकिंग में हमारे देश के कितने संस्थान हैं, यह एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो इन रैंकिंग में शामिल होंगे, और जिनका पंजीकरण एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसका यूजीसी ने निर्माण किया है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका पंजीकरण संस्थाओं का मैंडेटरी है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि संस्थाओं का निश्चित रूप से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अथवा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा रैंकिंग प्राप्त की जाए तथा ऑल इंडिया सर्वे एंड हायर एजुकेशन में प्रतिभाग किया जाए। अब सवाल यह है कि चूँकि सारे इंस्टीट्यूशंस उस रजिस्ट्रेशन नहीं पा सकते, तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने एक अपने लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया है, जिसमें संस्थाओं का पंजीकरण होगा और वहाँ क्रेडिट स्टोर होगी। तो यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर लेना है कि आप उत्तर प्रदेश की उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाइए, आप एक कस्टोडियन बनाइए, वह संस्था का वहाँ रजिस्ट्रेशन करें, आपको लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से ऑपरेट करेंगे। और अब जब आपका डैशबोर्ड हो जाएगा, तो जब आपकी संस्था का विद्यार्थी उस पर साइन अप करेगा तो वह कॉलेज सेलेक्ट करेगा, और जैसे ही टीडी कॉलेज आएगा, इसके बाद वह टीडी कॉलेज के डैशबोर्ड पर जा कर के अपना सारा डिटेल उसमें फिट करेगा। ठीक है, इस तरह से हर विद्यार्थी का अपना एक अकाउंट वहाँ खुल जाएगा। लेकिन उस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र वो खुद नहीं कर सकता है, न वह निकाल सकता है। उसमें ट्रांसफ़र करने का, उससे निकालने का, ये पूरा अधिकार उस महाविद्यालय के उस अधिकारी के पास होगा जिसे महाविद्यालय ने इस कार्य हेतु नामित किया है।
अब देखें, अब हम लोग अब चलते हैं पहले सेमेस्टर में एडमिशन को लेकर के, जो मुख्य बात है जिस कारण से यह वीडियो बनाया गया। वास्तव में हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे अभी कि चूँकि पहले साल केवल BA 1 में इसे लागू होना है, खास करके उन कोर्सेज में लागू होना है जो त्रिवर्षीय हैं, जैसे BA है, BSc है, BCom है। तो BA, BSc, BCom में इसे लागू होना है, तो हमें कैसे ये एडमिशन करना है कि हम बिना किसी परेशानी के आराम से अपना कार्य पूरा कर लें। तो एक थोड़ा सा देखें आप, UG का जो फर्स्ट ईयर है, इसके लिए निर्धारित है कि 46 क्रेडिट आपको कुल प्राप्त करनी है। एडमिशन प्रक्रिया यह है कि 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, 2+1। इसका मतलब यह है कि 2+1 का मतलब यह है कि जो आपकी फैकल्टी है, बात यहाँ बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने आर्ट्स फैकल्टी, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में आपने एडमिशन लिया, तो यह आपकी ओन फैकल्टी हो गई। अब इस ओन फैकल्टी से यू विल हैव टू चूज़ 2 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी। तीनों भी आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 अनिवार्य है। अब तीसरा विषय आप कहीं से भी चुन सकते हैं। आप कला के हैं तो आप कॉमर्स कोई विषय ले सकते हैं, आप साइंस का भी विषय ले सकते हैं, यह आपको छूट है, आप ले सकते हैं। लेकिन अब आप क्या लेने की स्थिति में हैं, यह आपको तय करना है। आपकी जो लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की प्री रिक्वायरमेंट क्या है, वह जानना आपका काम है। जैसे आप मान लीजिए इन केस कि आपने BA में इकोनॉमिक्स लिया, सोशियोलॉजी लिया, अब आप तीसरा विषय मान लीजिए BSc का गणित लेना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको अवसर उपलब्ध है, यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ले सकते हैं। लेकिन यह अंडरस्टूड है कि आपको इंटरमीडिएट में गणित पढ़े होना चाहिए, क्योंकि आप ले लेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। तो आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बिना बाइंडिंग के ही आपके ऊपर लागू होती हैं। तो खैर, एडमिशन कैसे होगा? अपनी ओन फैकल्टी का 2 विषय अनिवार्य रूप से आपको लेना है। तीसरा विषय भी आप ले सकते हैं अपनी फैकल्टी से या दूसरी फैकल्टी से ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। इसके अलावा एक माइनर, जिसको आप इलेक्टिव कहते हैं, जिसे आप ऑप्शनल कहते हैं, एक माइनर विषय लेना होगा। वह भी विषय पूरा नहीं लेना होगा, किसी विषय का एक पेपर लेना होगा केवल। अब यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि 3 मेजर और एक माइनर, कुल जो 4 विषय हुए आपके, इसमें से अब अनिवार्य रूप से इसमें से एक विषय दूसरी फैकल्टी का होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य आपके अध्ययन को बहुविषयक बनाना है, मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है। तो कोई न कोई एक पेपर अनिवार्य रूप से दूसरी फैकल्टी का होना चाहिए। तो ऐसे में अब इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि हम या तो 3 एक फैकल्टी का ले लें, एक ऑप्शनल किसी दूसरी फैकल्टी से ले लें, या 2 मेजर और एक ऑप्शनल एक फैकल्टी का ले लें, एक मेजर पूरा दूसरी फैकल्टी से ले लें। वह आपके ऊपर है कि आप कैसे चयन करते हैं। लेकिन यह अनिवार्य आप जान लीजिए कि आपको एक दूसरी फैकल्टी से लेना ही लेना है। इसके अलावा इसमें 2 और माइनर आपको पढ़ने हैं। एक को आप को करिकुलर कहते हैं, सह पाठ्यगामी जो है, और एक को आप वोकेशनल कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जिसको आप कहते हैं। तो को करिकुलर के सब्जेक्ट 6, और ये को करिकुलर आपको 6 सेमेस्टर तक पढ़ने हैं, यानी कम से कम 6 की ज़रूरत पड़ेगी। और वोकेशनल आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है, यानी आपको 4 की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ये को करिकुलर और वोकेशनल की लिस्ट और उसका सिलेबस उपलब्ध है। वोकेशनल के 40 कोर्सेज अप्रूव्ड हैं।
आपके उसमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ इस तरह से पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन है, यानी 3 मेजर, तो 3 उसी फैकल्टी से ले सकते हैं, या 2 उस फैकल्टी से, 1 दूसरी फैकल्टी से, 1 ऑप्शनल किसी भी फैकल्टी का 1 पेपर, 1 करिकुलर पाठ्य सहगामी, और 1 स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल। इस तरह से इतना आपको 1 सेमेस्टर में पढ़ना है। और अगर आप 60% नंबर पास कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे और पहले साल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपको 92 क्रेडिट अर्न करनी है, 3 मेजर, बिल्कुल जैसा आपने पार्ट 1 में किया वैसा ही आप पार्ट 2 में करेंगे। और यहाँ भी फिर अगर आप 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो यू विल गेट डिप्लोमा, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अब यूजी का जो 3rd ईयर है उसमें 92 + 40 क्रेडिट, यानी आपको 132 क्रेडिट अर्न करना है। अब यहाँ आपको यहाँ 2 मेजर पढ़ना है और 1 माइनर। अब फिर यहाँ 1 मेजर या 1 माइनर में से कोई एक मस्ट बी फ्रॉम द अदर फैकल्टी, जैसा आपने वहाँ देखा। और यहाँ 1 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है जो क्वालिफाइंग होगा, और अगर आप पास हो गए, 60% आप पा गए, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यूजी 4th ईयर में 132 + 52 क्रेडिट, यानी 184 क्रेडिट अर्न करना होगा। 1 मेजर 1 माइनर, 1 मेजर और 1 माइनर मस्ट बी फ्रॉम अदर फैकल्टी, और 1 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट करनी होगी। इफ़ पास्ट 60% विल गेट डिग्री विथ रिसर्च। 5th ईयर में पीजी 1 साल का होगा। अगर आप 184 + 48 232 क्रेडिट अर्न कर लेते हैं तो 1 मेजर सब्जेक्ट और 1 मेजर प्रोजेक्ट मास्टर इन फैकल्टी। 6th ईयर में 232 + 16 248 क्रेडिट रिसर्च मेथडोलॉजी और क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रिसर्च मिल जाएगा इन द सब्जेक्ट। और 6th 7th और 8th ईयर 3 साल में आप पीएचडी थीसिस लिखेंगे, यू विल गेट द डिग्री ऑफ पीएचडी थीसिस। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके एडमिशन का, लेकिन मैं मुख्य बात जहाँ फोकस करना चाहता हूँ और आपकी सारी समस्या हल करना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि आप पहले सेमेस्टर में एडमिशन कैसे लेंगे। तो जो यहाँ आपसे हम शेयर करें कि सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेते समय बच्चों से सिर्फ ये बताइए कि वो जिस फैकल्टी में अपनी डिग्री चाहते हैं उस फैकल्टी का पहले साल जैसे अभी तक एडमिशन ले रहे थे उसी तरह से एडमिशन लें, और तीनों विषय उसी फैकल्टी का ले लें। और एक ऑप्शनल माइनर जो लेना है उसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा विषय से कोई एक ऑप्शनल ले लें, क्योंकि जो डिटेल आया हुआ है वहाँ भाषा के विषय में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आया हुआ है। और यह विकल्प है कि किसी भी विषय, विज्ञान, कला और वाणिज्य के विद्यार्थी बहुविषयक के रूप में भाषा का कोई भी पेपर चुन सकते हैं। तो अभी तुरंत हमको शुरू करने के लिए हम अपनी मुख्य फैकल्टी का 3 विषय दे दें और उसे एक भाषा का कोई पेपर दे दें, और अगर वह भाषा 2 मुख्य विषय के रूप में ले लेता है तो उसे एक मेजर विषय और एक ऑप्शनल दूसरी फैकल्टी का दे दें। तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम यह काम पूरा कर लेंगे। इसके बाद जो को करिकुलर अनिवार्य रूप से पढ़ना है और एक वोकेशनल पर अनिवार्य रूप से पढ़ना है, उसमें हम ऐसे कोर्स का चयन करें पहले सेमेस्टर, पहले साल के लिए, ताकि हमको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट किए, बिना किसी एक्स्ट्रा संसाधन किए, बिना किसी
अलग से कोई व्यवस्था किए, हम विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकें। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम पहले सेमेस्टर में छात्रों को जो पहला कोर्स है जिसमें हम को करिकुलर में खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, अगर हम यह उनको सबको अनिवार्य रूप से दे दें पहले सेमेस्टर के छात्रों को, क्योंकि ये सबको ज़रूरत है, ये हेल्थ और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा टॉपिक है जिसे हर विद्यार्थी को जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भेदभाव भी नहीं होगा और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होगी और सबका हित इसमें इन्वॉल्व है और संस्था कम से कम तत्काल ट्रैक पर आ जाएगी और प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो उसे यह विषय दे दिया जाए। और जहाँ तक वोकेशनल कोर्स की बात है, उसके लिए जो 40 कोर्सेज को अप्रूव किया गया है उसमें 5वां कोर्स बैंकिंग का है। तो बैंकिंग की इंफॉर्मेशन, बैंकिंग की पढ़ाई, बैंकिंग का कंटेंट, बैंकिंग की डिलीवरी के लिए हर महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में, जैसे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स में कॉमर्स ही है, इतने सारे मैन पावर उपलब्ध हैं कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बैंकिंग का कोर्स बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना खुद का, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारे विकल्प बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं तो यह और भी अच्छी बात है। उद्देश्य तो यही है कि उन्हें अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराया जाए, लेकिन शुरू करने के लिए अगर थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि नियमों से डिविएशन होता है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमारी समझ से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सिस्टम को पहले चालू करें, फिर हमको पर्याप्त समय मिल जाएगा और अगले सेमेस्टर से हम बच्चों को एकदम बिल्कुल इस नीति की जो निर्देश हैं उनके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हम अगर करिकुलर में खाद्य, पोषण और सफाई, स्वच्छता को शामिल कर लें और वोकेशनल में बैंकिंग के कोर्स को लागू कर दें, तो मुझे लगता है कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हम बड़ी सरलतापूर्वक इस नई शिक्षा नीति को पहले सेमेस्टर में लागू करके और उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को बाकायदा चैनलाइज करके हम प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। और आप इससे बेहतर अगर किसी तरीके से चालू कर सकते हैं तो इट्स गुड, यू मस्ट कैरी ऑन। तो ये जो करिकुलर कोर्स हैं और वोकेशनल कोर्स हैं, इनकी संख्या और इनका सिलेबस, जैसा मैंने आपसे कहा कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर विस्तार से है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया एडमिशन की प्रॉब्लम, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। अब हम नई शिक्षा नीति में कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने जानबूझ करके पॉइंट वाइज लिख रखा है, जो आपको समझने में और लागू करने में सुविधा होगी। पहला है कि 70% सिलेबस ऑफ द मेजर सब्जेक्ट मस्ट बी आउट ऑफ कॉमन मिनिमम सिलेबस। देखिए, आपका कॉमन सिलेबस बन गया है, हमने सिर्फ आपको यहाँ यह बताया कि आप व्यवस्था को लागू कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन कंटेंट क्या होगा यह आपके पास पहले से है कॉमन मिनिमम सिलेबस के रूप में, उस पर हम कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वह आपको वहाँ से लेना है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स शैल बी कंपल्सरी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल यानी 4 सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्सेज अनिवार्य हैं। कोर्स वाइज क्रेडिट इज डिटरमिन्ड बट चैप्टर वाइज क्रेडिट विल बी डिटरमिन्ड बाय यूनिवर्सिटी। किस कोर्स का कितना क्रेडिट होगा तो आप वो कोर्स पूरा मान लिया जाएगा, यह तो तय है, लेकिन उस सिलेबस के हर चैप्टर को कितनी क्रेडिट दी जाएगी यह विश्वविद्यालय तय करेगा। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी कॉल्ड फैकल्टी। एक निश्चित ग्रुप सब्जेक्ट का ग्रुप है, उसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में रखा गया, एक निश्चित ग्रुप है उसे विज्ञान में रखा गया, एक निश्चित ग्रुप है उसे भाषा विषय में रखा गया। इस तरह से एक बड़ी महत्वपूर्ण साइट जो भी हम आपको बार बार कह रहे हैं, यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है .government.council NETSPX है। इस साइट पर आप जा कर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 3 ईयर्स 3 सब्जेक्ट्स यूजी कोर्सेज में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 21-22।
डिग्री विथ रिसर्च एंड मास्टर प्रोग्राम में यह सिस्टम लागू होगा 22-23 से। नया सिस्टम पीएचडी में लागू होगा 22-23 से। माइनर मीन्स इलेक्टिव, 1 पेपर ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ अदर फैकल्टी। इलेक्टिव पेपर शैल बी अ 4 क्रेडिट। नो इलेक्टिव इज कंपल्सरी इन 3rd, 5th एंड 6th पेपर 6 ईयर्स में। 3rd ईयर में इलेक्टिव नहीं होगा, 5th ईयर में नहीं होगा और 6th ईयर में नहीं होगा। एट यूजी लेवल इन फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स 1 वोकेशनल कोर्स ऑफ 3 क्रेडिट्स इज कंपल्सरी। तो जो स्किल विकास के कोर्स हैं, कौशल विकास के केंद्र, वो पहले 4 सेमेस्टर में यानी 2 साल पढ़े जाएंगे और उनके लिए 3 क्रेडिट निर्धारित हैं। एट यूजी लेवल इन द फर्स्ट 6 सेमेस्टर 1 को करिकुलर कोर्स इज कंपल्सरी। ऑल सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस आर अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद की साइट पर उपलब्ध है। 40% पासिंग मार्क्स इज मस्ट बट शैल नॉट बी एडेड इन द CGPA कॉम्प्रिहेंसिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। आपको जो सह पाठ्यगामी विषय हैं उनमें 40% पासिंग मार्क पाना होगा, ये मेंशन तो होगा आपको, लेकिन आपके CGPA में ऐड नहीं होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट 5th एंड 11th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कंपलसरी है। माइनर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 5th एंड 6th सेमेस्टर, मेजर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 4th एंड 5th सेमेस्टर। आउट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 3rd ईयर द स्टूडेंट कैन चूज 1 प्रोजेक्ट in the form of industrial training, internship, survey, etc. Teacher shall be the supervisor and co-supervisor can be engaged from industry or from technical institution. After completing 1 year, the student will submit a report or dissertation. It will be evaluated out of 100 by supervisor and an external examiner appointed by the university. Marks will be indicated on the grade sheet but will not be added in the CGPA. UG with research and each semester of PG project of 4 credits is compulsory. Credits will be added in the CGPA. Credit and credit determination. 1 semester में 15 weeks होंगे. If we teach a paper 1 hour per week means 15 hours in 1 semester, then it will secure 1 credit. कह सकते हैं कि सप्ताह में 1 घंटे पढ़ाते हैं पूरे सेमेस्टर तो 1 क्रेडिट, 2 घंटे पढ़ाते हैं तो 2 क्रेडिट, 3 घंटे पढ़ाते हैं तो 3 क्रेडिट और 4 घंटे पढ़ाते हैं तो 4 क्रेडिट और इस तरह पूरे 6 दिन पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कोर्स आप 6 दिन पढ़ा रहे हैं उसकी क्रेडिट 6 है। थियरी के पॉइंट संदर्भ में ये है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल का कोर्स है तो 2 घंटे पर 1 क्रेडिट मिलेगी, अर्थात जो 15 घंटे में 1 क्रेडिट पूरे सेमेस्टर में मिल रही थी अब वो 30 घंटे में मिलेगी। क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल बी गवर्न्ड बाय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। 75% अटेंडेंस इज मस्ट विथ सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इज मस्ट। जो सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होगा उसके साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन प्रोसेस डेवलप करने की ज़रूरत है। कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसको आप सतत मूल्यांकन प्रक्रिया कहते हैं, और वह मुख्य रूप से 6 इश्यूज़ पर फोकस करेगी। एकेडमिक्स पर फोकस करेगी, विद्यार्थी के स्किल पर, उसके फिजिकल फिटनेस पर, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके पाठ्येतर क्रियाकलापों पर और उसका सेल्फ असेसमेंट जो होगा। तो ये सब मिला करके हम एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही यूज़फुल नई शिक्षा नीति को लागू करने चल रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी सफलता अनिवार्य रूप से सिर्फ इसके स्टेक होल्डर्स की नैतिकता, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनके कर्तव्य परायणता पर निर्भर करती है। निश्चित रूप से अगर हम सब लोग मिल करके इसे ईमानदारी से लागू करने का प्रयास करेंगे और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो ये नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी और अनिवार्य रूप से देश को एकेडमिक्स में, इसके अलावा अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में मददगार होगी और एक अच्छा इंसान निर्मित करने में शिक्षण संस्थाएं सफल होंगी और निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जो मुख्य बातें थी वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं।
और अगर कोई डाउट हो, कुछ आपको क्लेरिफिकेशन हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो वीडियो में मेरा नंबर है, आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।